तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इन शॉर्ट लगभग बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में डियर इतना डिस्कस किया था कि कौन न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा और कौन न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, है ना? किया था। तो आई थिंक इसका काफ़ी डिटेल्ड आपको आइडिया आ चुका है। नाउ आज हम बात करेंगे कि कोई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, कोई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है, आप जानते हैं H1 जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, प्रोटॉन भी कह देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको प्रोटॉन कह देते हैं। इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हाइड्रोजन के लिए की जाती है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस पीएमआर भी कह देते हैं। अब ये जो है इसका आई कितना होता है? आई प्लस 1/2 होता है। तो इसकी स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी? मैंने आपको बताया था स्पिन स्टेट्स, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी डियर? 2i + 1। कितनी होती है? 2i + 1। तो कितनी होंगी डियर? 2 × 1/2 + 1 = 2। 2 स्पिन स्टेट्स मीन्स एक स्पिन स्टेट होती है +½ और दूसरी हो सकती है -½ लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये स्पिन स्टेट्स जो होती हैं इसकी रैंडमाइज होती हैं, कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता। मीन्स ईच प्रोटॉन इज इन रैंडम स्पिन, तो रिजल्टेंट कोई उनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन क्या हो कि जब इसी प्रोटॉन को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो ये प्रोटॉन जो है ना, ये प्रोटॉन जैसे आपने देखा होगा एक लट्टू घूमते हुए देखा है, स्पिनिंग टॉप कहते हैं। हैव यू सीन स्पिनिंग टॉप? जब उसको घुमा के छोड़ा जाता है तो जब वो बहुत तेज होता है तब तो वो सीधा घूमता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो क्या करने लगता है डियर? है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या? गायरोस्कोपिक मोशन। क्या बोलते हैं? गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरोस्कोपिक मोशन। गायरोस्कोपिक मोशन क्यों होता है पहले तो ये देखें, क्यों होता है गायरोस्कोपिक मोशन? इसको हम समझ सकते हैं, ये स्पिन स्टेट्स हो गया, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि व्हेन ए प्रोटॉन having spin quantum number 1/2 means spin active nuclei, any spin active nuclei is kept under applied magnetic field. Due to that applied magnetic field, ये इसकी ओरिजिनल स्पिनिंग एक्सिस थी, हमने मान लिया, तो ये स्पिनिंग एक्सिस इसके थोड़ा इधर और थोड़ा इधर टिल्ट होके स्पिन करने लगेगी। आप समझ गए? स्पिनिंग एक्सिस एक एंगल पे झुक जाएगी और ऐसे ऐसे स्पिन होगा, जिसको कि आप क्या कहेंगे? ये ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या हो रहा है? गायरोस्कोपिक मोशन का H0 की प्रभाव की वजह से। जो ये ओरिजिनल स्पिनिंग एक्सिस इसकी ये रही, तो ये अब क्या होगा? ये जो इसकी स्पिन होगी इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिसको आप क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर velocity of this moving
प्रोटॉन, जो मूविंग प्रोटॉन है वो क्या है, इसकी ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी के साथ ये सर्कुलर मोशन में गायरोस्कोपिक मोशन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, इस स्पिनिंग प्रोटॉन की स्पिन या तो विद द मैग्नेटिक फील्ड होगी या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन दोनों सिचुएशन में ये कैसे मोशन कर रहा होगा, गायरोस्कोपिक मोशन, या तो विद द मैग्नेटिक फील्ड होगी या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन में बेटा जो हमारा जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि दो स्टेट्स अगर हैं तो उन दोनों स्टेट्स में पॉपुलेशन डिफरेंस कितना होगा। एक आपकी स्टेट क्या बनेगी, इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, आपने अब क्या लगा दिया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक स्पिन स्टेट बनी -½ और एक बनी +½ ठीक है। तो बोल्ट्जमैन अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन +½ और -½ स्पिन स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस लोअर में थोड़े न्यूक्लियाई ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। लोअर स्पिन स्टेट में थोड़े ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, हायर में थोड़े से कम होते हैं। ये कह सकते हैं कि 10 लाख में 10 लाख अगर हैं तो आधे नीचे होंगे आधे ऊपर। नीचे 10 लाख में से 20 नीचे ज़्यादा होंगे और ऊपर कम होंगे। इतना आप अप्रॉक्सीमेट एक माइंड पिक्चर लेके चलिए कि इतना पॉपुलेशन डिफरेंस दोनों स्पिन स्टेट्स में रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक इसको पूरा समझ के चलना बेटा। अब क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी मीन पर सेकंड कितने मोशन हो रहे हैं, पर सेकंड गायरोस्कोपिक मोशन कितने हो रहे हैं, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा प्रॉपर टर्म क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो हमारा मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई है, जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो गायरोस्कोप की तरह स्पिनिंग टॉप की तरह मोशन करता है। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही नाम देते हैं हम लार्मर फ्रीक्वेंसी, या एक और नाम देते हैं क्योंकि जो इसका ये इधर उधर डोलना होता है ना, इसको बोलते हैं परसेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परसेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका एक और नाम है परसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है, परसेशनल फ्रीक्वेंसी। और इसको परसेशनल वेलोसिटी भी कहा जाता है, ओमेगा को क्या कहा जाता है, परसेशनल वेलोसिटी। और लार्मर फ्रीक्वेंसी को ही परसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब एक चीज़ जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको लट्टू का एग्जाम्पल दिया। मैंने क्वेश्चन किया था जिसका जवाब नहीं आया कि लट्टू ऐसे मूव क्यों करता है। शुरू में नहीं करता, धीरे धीरे करने लगता है, क्या होता होगा, उसका मन करता है इसलिए करता है। हाँ, क्यों करता होगा, उस पर दो चीज़ें एक साथ चल रही होती है, एक तो उसका अपना फोर्स और एक ग्रेविटी। जब उसका अपना फोर्स थोड़ा कम होता है ना, तो उस पर किसका फोर्स पड़ने लगता है, ग्रेविटी उसको गिराने की कोशिश करने लगती है। ठीक है, और लास्ट में फाइनली कौन जीत जाता है, ग्रेविटी। जब उसका फोर्स खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी उसको गिरा देती है। यहाँ भी दो फोर्स है। दूसरा, पहला फोर्स किसका है, अब प्रोटॉन का खुद का स्पिन, ठीक। दूसरा कौन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अगेंस्ट काम कर रहा है या उसके साथ काम कर रहा है, तो वो इफेक्ट करेगा। तो उसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी ना, वो परसेस करने लगेगी लट्टू की तरह। समझ में आया, क्योंकि एक अलग फोर्स उसके साथ और मिल चुका है। ठीक है, जो उसको अपने अकॉर्डिंग लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में, इसमें लास्ट नहीं होता लेकिन कभी, क्योंकि इसकी जो लट्टू की तो वेलोसिटी हमारी दी हुई होती है ना, लेकिन ये तो अपने आप स्पिन कर रहा होता है, स्पिनिंग है, वो स्पिन कभी खत्म नहीं होगी, तो ये कभी गिरेगा नहीं। क्या मेरी बात समझ पाए, तो ये परसेशन इसका चलता रहता है, कोई दिक्कत। अब
प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रोसेशनल ये एंगुलर, ये सब समझ गए। अब जो है प्रोसेशन कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। क्या हो कि लट्टू प्रोसेस कर रहा है और आप ग्रेविटी बढ़ा दें, प्रोसेशनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ भी होगा। यहाँ क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है गामा एच नॉट। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ गामा क्या है ये देख लेते हैं। गामा जो है इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, हमारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये। गामा इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो इक्वल्स टू 2 पाई म्यू अपॉन एच आई। 2 पाई म्यू अपॉन एच आई। यहाँ क्या है, ये क्या है, गायरो मैग्नेटिक। ये गायरोस्कोप की तरह मूव कर रहा है ना, इसलिए इसको नाम क्या दिया, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो किस चीज का रेशियो है एक्चुअली, ये छोड़ दें तो ये देखिए दो चीजें बची। क्या, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई एंड आई इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये घूम रहा है ना, तो उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। तो किसी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो को ही नाम दिया जाता है क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और हर एक न्यूक्लियाई का, जैसे हम अब अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम 13C की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम फ्लोरीन की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम फास्फोरस की बात कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी NMR किया जाता है, उन सब का गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग अलग होता है, क्योंकि सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो ओमेगा है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए गामा तो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि गामा का मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स होगा ना हाइड्रोजन का, और आई भी फिक्स होगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो ये पूरी वैल्यू गिवन न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। गामा इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन न्यूक्लियाई। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का फिक्स गायरोमैग्नेटिक रेशियो फिक्स है, यानी कि ओमेगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो परसेशनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड कम होगा तो परसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। क्या आप मेरी बात समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। अब देखिएगा, अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू गामा एच नॉट, यही तो मिलेगा। 2 पाई न्यू इक्वल्स टू गामा एच नॉट। फ्रॉम हियर वी कैन राइट न्यू इक्वल्स टू गामा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2 pi. This is basic NMR equation. Basic NMR equation means जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो पूरी कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली एच नॉट पे। परसेशनल फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, single variable, that is applied magnetic field till we use only a given nuclei. अगर हम न्यूक्लियाई बदलेंगे तो गामा की वैल्यू बदलेगी। जैसे कार्बन का अलग होगा 13C का, 19F का अलग होगा फ्लोरीन का। ठीक, ठीक है ना, क्या आप समझ गए, कोई दिक्कत। ये जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो ये पूरा ड्राइव करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको हम इसी से अब समझते हैं। अब आपने क्या किया, आपके अपने जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है वो कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। उसकी प्रोसेशन की अपनी एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो किसके इक्वल है, गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई के। अब हमने क्या किया, एक कलाकारी करी कि इस
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए न्यूक्लियाई पे हमने क्या डाल दिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी डाल दी। क्या डाली? रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी जो फ्रीक्वेंसी है उसका अपना एक क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वो होगा, फ्रीक्वेंसी का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट का पार्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या है, इसके प्रोसेशन की फ्रीक्वेंसी और इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिक कंपोनेंट। जब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी और आपके स्पिनिंग न्यूक्लियाई की क्या लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है आपका, ये इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। दो फ्रीक्वेंसीज जब मैच करती है तब क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है आपकी, लार्मर फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी के मैग्नेटिक कंपोनेंट से मैच करेगी, तो दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जिसको आप नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। समझ में आया? क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इतने में कोई दिक्कत? अब क्या होगा कि ये स्पिनिंग प्रोटॉन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और जंप करेगा लोअर फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना कि लोअर स्पिन स्टेट में ज्यादा होते हैं न्यूक्लियन, लोअर स्पिन स्टेट में क्या होता है, थोड़े से ज्यादा। तो जो ये थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, यही सिग्नल देते हैं। इन्हीं का हमें पता चलता है कि इतने से प्रोटॉन जो है वो लोअर से हायर में जंप कर चुके हैं, वो एब्जॉर्प्शन सिग्नल मिलेगा हमको। क्योंकि जैसे ये बराबर होगा तो लोअर वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ फ्लिप कर जाएंगे, हायर। मतलब जो विद द स्पिन फ्लिप कर रहे थे स्पिन, वो सीधे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट द स्पिन हो जाएंगे। समझ में आया? जिसको हम कहते हैं कि हमारा एनएमआर सिग्नल आ गया। एनएमआर सिग्नल कब आता है, जब इसका न्यू और आरएफ का मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है। इन दैट केस क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्साइटेशन ऑफ द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई एक्साइटेड होकर हायर स्पिन स्टेट में चला जाता है और हमें एनएमआर सिग्नल मिलता है। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आया इतना? ये तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की कहानी है। लार्मर फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सारा हमने इसमें समझ लिया। कोई दिक्कत? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तक नहीं होगी ना, पक्का? अब हम समझते हैं कि रिलैक्सेशन भी होगा। अब आपके उसमें टॉपिक है रिलैक्सेशन। कोई चीज़ जब एक्साइट होती है ना तो क्या होती है, रिलैक्सेशन। मतलब कोई ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, नीचे भी आएगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। तो दो तरह का रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन अभी हमने समझा क्या, एक्साइटेशन और सिग्नल आना। एक्साइट हुआ, कैसे एक्साइट होते हैं, कैसे सिग्नल आता है। ठीक है, सिग्नल आने की कहानी आपको पूरी समझ में आ चुकी है कि एनएमआर में सिग्नल क्यों आता है, कैसे आता है। बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब हम बात पढ़ेंगे रिलैक्सेशन की। ठीक है, दो तरह का रिलैक्सेशन होता है। एक तो होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और एक होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ये एग्जाम में आपके आता भी है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। दो तरह का रिलैक्सेशन होता है, एक को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं, दूसरे को ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और दूसरा होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। अब इससे समझना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ये समझ लें।
इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडनल। और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं। चलो, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। अब पहले हम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन समझते हैं। जैसे दो तरह की चीज़ें हैं, मेरे को समझ लीजिए, मैं एक स्पिनिंग न्यूक्लियाई हूँ, ठीक है। मैंने एनर्जी ली, हायर स्पिन स्टेट में चला गया, ठीक है। अब मेरे पास एनर्जी एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से मैं हायर में था, ठीक है। अब मैं अपनी एनर्जी किसको दे रहा हूँ, इस पर डिपेंड करेगा कि रिलैक्सेशन ये वाला होगा या जब मुझे नीचे आना है ना, तो मुझे अपनी एनर्जी किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी कहीं ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तब मैं ग्राउंड में आ सकता हूँ फिर से जहाँ से चला था, राइट। अगर मैं अपनी एनर्जी किसी दूसरे, जैसे कोई नीचे है, अपनी एनर्जी उसको दी, उसको ऊपर खींचा मैं, तब तो कहलाएगा स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मतलब अपनी स्पिन दूसरे को दी और खुद नीचे आ गए, ये हुआ स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इससे जो है सिग्नल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिग्नल जो है वो ब्रॉड नहीं होता है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैं हाई स्पिन स्टेट में गया था, ठीक, और अपनी एनर्जी मैंने लैटिस को दे दी। लैटिस का मतलब होता है, क्रिस्टल होता है ना, पूरे क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो मैंने किसी दूसरे न्यूक्लियाई को नहीं दी, लैटिस में बाहर निकाल दी। लैटिस में मतलब लैटिस की हीटिंग हो गई, हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो एनर्जी लैटिस को ट्रांसफर करने की वजह से होता है। मतलब पूरे सिस्टम को थोड़ी थोड़ी बांट दी, किसी एक न्यूक्लियाई को नहीं दी, तो पूरे सिस्टम में थोड़ी थोड़ी एनर्जी चलेगी, तो सबके वाइब्रेशन थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है उससे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, और मैंने अपनी एनर्जी दूसरे न्यूक्लियाई को ट्रांसफर नहीं की, किसको ट्रांसफर की, पूरे लैटिस, कंप्लीट लैटिस को अपनी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट की और खुद ग्राउंड स्टेट में चला गया, ठीक। तो जो 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 ये दूसरे तरह का स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है, ये हमें कम से कम रखना होता है अच्छे सिग्नल्स को लेने के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक, अपनी एनर्जी खो के फिर नीचे आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि न्यूक्लियाई की कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी और कितनी कहाँ चली गई। थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी प्रॉपर नहीं होता है। तो जो ये लाइफ टाइम होता है T1, जो सिग्नल ब्रॉडनिंग होती है, इसका लाइफ टाइम हम मान लें T1, मतलब कितनी देर में ये नीचे आ जा रहा है, उसको लाइफ टाइम कहते हैं। तो जो T1 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइन विथ के, मतलब लाइन विथ, लाइन जो आपके सिग्नल की जो चौड़ाई आ रही है उसको बोलते हैं लाइन विथ, लाइन विथ, ठीक, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T1, दैट इज लाइफ टाइम ऑफ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ये याद रखने की बात है इसमें, ठीक है। द लाइफ टाइम ऑफ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइन विथ ऑफ NMR सिग्नल, ठीक है। सिग्नल चौड़ा आएगा कि शार्प आएगा, चौड़ा आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन की बात हो गई। रिलैक्सेशन को आप समझ गए। रिलैक्सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम NMR की सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे खास, ठीक है। क्या सबसे खास बात करते हैं वो ये कि न्यूक्लियर एनिसोट्रॉपी, न्यूक्लियर एनिसोट्रॉपी एंड NMR सिग्नल्स। अब न्यूक्लियर एनिसोट्रॉपी एंड NMR, अब इस बात को समझें, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। मैंने क्या कहा, सारा कुछ इस पे डिपेंड है,
किस पे डिपेंड है? लार्मर फ्रीक्वेंसी पे, या कहें परसेशनल फ्रीक्वेंसी। जितनी परसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही क्या एब्जॉर्ब होगा? आपका आरएफ का फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी एब्जॉर्प्शन होगा। और परसेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एच नॉट, राइट? नो इशू। लेट मी थिंक एच नॉट इज 300 मेगाहर्ट्ज, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 300 मेगाहर्ट्ज। 100 से 60 NMR इंस्ट्रूमेंट जो बना था वो सबसे पहले बना था 60 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, जो जिसका रेजोल्यूशन बहुत कम था। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाते जाएंगे NMR से जो मिल पाने वाली इंफॉर्मेशन है हमें बढ़ती जाएगी, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? रेजोल्यूशन। मतलब सिग्नल की क्वालिटी बढ़ती जाती है। जो ठीक ठाक रेंज का है NMR, उसको 300 हम ठीक ठाक मान सकते हैं, 600 भी है और भी ऊपर के 700 भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक कोई कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, बहुत सारे क्या हैं? हाइड्रोजन है, ठीक है, और सबको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड किस में रखा है? 300। तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या ये होगी या अलग अलग होगी? सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या अलग अलग होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर सेम होगी तो क्यों, और अगर अलग अलग होगी तो क्यों? ये सोचने का प्रश्न है। सेम होगी ना, लगता तो यही है। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात को, प्रोटॉन को भूल जाते हैं, ठीक। अब ऐसे समझिए, H नॉट को बदल दीजिए ठंड से, H नॉट को बदल दीजिए ठंड से, ठीक है। बहुत सर्दी हो रही है, टेम्परेचर लगभग क्लाइमेट का है माइनस का, या मान लो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। हम सब यहीं हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर तो सबके लिए सेम है ना? क्या जरूरी है सबको बराबर ठंड लगेगी? नहीं। ठंड लगना किस पे डिपेंड करेगा? हमारी स्ट्रेंथ पे। पहली चीज हमारी स्ट्रेंथ भी है, बिल्कुल। दूसरा हमारे कपड़े हैं। तीसरा आज हमने क्या खा रखा है। चौथा, आप यार किसी ने दारू पी रखी होगी, उसको तो ठंड लगेगी नहीं। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीजों को, समझ रहे? चौथा हमारे कपड़े तो डिसाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चौथा, हम काम कर रहे हैं कि खाली बैठे हैं? काम कर रहे होंगे ठंड नहीं लगेगी क्योंकि बॉडी गर्म रहती है, खाली बैठे होंगे ठंड लगेगी ना। तो टेम्परेचर तो बराबर है, लेकिन ठंड किसको कितनी लग रही है वो उसी आदमी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा है ना। अगर आदमी दोनों एक ही जैसे होंगे, आलसी मक्कार, बराबर कपड़े पहने होंगे और एक ही जगह बैठे होंगे, तो ठंड बराबर लगेगी। ऐसा ही हाइड्रोजन के केस में होगा। किसी कंपाउंड में जो एक जैसे हाइड्रोजन होंगे, ठीक, उनको बराबर मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, उनका एक सिग्नल आएगा। किसी कंपाउंड में एक जैसे प्रोटॉन नहीं है, अलग अलग तरह के हैं सब, तो उन सबको जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने 300 है, लेकिन सबको 300 सब तक पहुंचेगा नहीं। जिस तक जितना पहुंचेगा उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी। यहां जो H नॉट है वो महसूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसको लगाया गया नहीं है। जिस प्रोटॉन को आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, जरूरी नहीं है उस तक उतना पहुंच रहा हो। यानी कि इफ वी हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H नॉट, then actual magnetic field approaching to the nuclei depends on nuclear anisotropy। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर एनिसोट्रॉपी पे डिपेंड करता है। अब ये क्या है ये समझते हैं। अब आप जानिए, कोई भी न्यूक्लियस किससे घिरा होता है? इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा या चार्ज जो है वो प्रोटॉन से अलग है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट होगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का अपना वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है,
वो एक किसकी तरह वर्क करता है, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह वर्क करता है, बचाता है न्यूक्लियाई को किससे, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से। और जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचने से रोकेगा, जिसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका अपना क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक कांस्टेंट होगा ए। ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, प्रोटेक्टिव शील्ड। ये प्रोटेक्टिव शील्ड जो होगी ये रोकेगी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अंदर पहुंचने से। बाहर से आपने H0 लगाया है, बाहर से आपने क्या लगाया है, H0, तो जो अंदर पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, H0 माइनस ए, क्या पहुंचेगा। और ए हर एक न्यूक्लियाई का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है। अगर दो ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है तो वो एक जैसे होंगे और उन तक मैग्नेटिक फील्ड सेम पहुंचेगा, तो उनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और जो अलग अलग प्रोटॉन होंगे उनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट मीन्स द सिग्नल ऑफ द प्रोटॉन is purely dependent on their electronic environment. Electronic environment कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिसाइड्स द मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी कहते हैं इसको, या न्यूक्लियर एनिसोट्रॉपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, ठीक है। मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए हैं, नहीं समझे बेटा, समझे पाओ ना, नहीं समझे। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन से अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रहते ही रहते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करते हैं न्यूक्लियस के। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, H0 से, ठीक। तो ये H0 जो अंदर पहुंच रहा है किससे होकर जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन की शील्ड से होकर जाएगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, इसी पे हम आने वाले थे, न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होगा, जैसे हमारा एक प्रोटॉन है जिसका सिग्नल आ रहा था कुछ, अगर इसके आसपास कोई ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यानी कि इसकी प्रोटेक्टिव कवर को मजबूत बना रहे होंगे या कमजोर, इलेक्ट्रॉन दे के मजबूत बना रहे होंगे, यानी कि शील्ड को बढ़ा रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, शील्डिंग। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर शील्डिंग, ठीक, शील्डिंग होगी, ठीक। और अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या करेगा ये, डी शील्डिंग, और ये क्या होगी, शील्डिंग। अब ये मुझे बताइए, शील्डिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, शील्डिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी शील्डिंग होगी यानी ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा यानी H0 जो होगा वो घट जाएगा, एक्चुअल घट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शील्डिंग में कम होती फ्रीक्वेंसी और डी शील्डिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आप समझ नहीं रहे, ए बढ़ेगा, शील्डिंग का मतलब ए जब बढ़ रहा है शील्डिंग हो रही है, और ए घट रहा है, ए क्या है आपका, एनिसोट्रॉपिक कांस्टेंट है, या शील्डिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शील्डिंग कोफिशिएंट।
ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो न्यूक्लियर शील्डिंग क्या है और डी शील्डिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिए CH3 CH2 Cl, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है, तो ये क्या करेगा? डी शील्ड करेगा। अब यहीं पे अगर हम ले लें CH3 CH2 Si, फिर इधर और ग्रुप हो, तो ये Si क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। Si क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। सिलिकॉन क्या रखता है? सिलिकॉन की हम किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यानी कि डी शील्ड करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। आप समझ गए? और सिलिकॉन क्या करेगा? शील्ड करेगा। या जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? शील्डिंग करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हैं वो क्या करते हैं? डी शील्ड करते हैं। तो ऐसे होती है न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। अब इसको देखें, इसका एनवायरनमेंट अलग है और इसका एनवायरनमेंट अलग है। इसके पास में CH2 है, Cl उसके आगे है, लेकिन इसके पास में Cl जस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों प्रोटॉन और इन तीनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो इन तीन का अलग सिग्नल आएगा और इन दो का अलग सिग्नल आएगा। तो ऐसे अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग प्रोटॉन सिग्नल देते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी या डी शील्डिंग किसकी ज़्यादा होगी? इसकी या इसकी? इसकी डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, यानी कि इसका सिग्नल हायर वैल्यू पे आएगा और इसका सिग्नल कम वैल्यू पे आएगा। आप समझ गए? ये हायर वैल्यू पे आएगा, ये लोअर वैल्यू पे आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाए। शील्डिंग डी शील्डिंग में मैं इतना ही बताना चाह रहा था, इसको आगे और आप लोग पढ़ लोगे। अब आप समझ जाओगे, खेल को समझ जाओगे पक्का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अब एक चीज और। अब ऐसा केस जिसमें कि हमारी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? H0 और A दो पे डिपेंड कर रही है। H0 बदल दोगे तो भी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? H0 के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन पूरी तरह H0 के अकॉर्डिंग भी नहीं आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? A के अकॉर्डिंग, जो शील्डिंग कोफिशिएंट है। शील्डिंग ज़्यादा होगी तो अलग होगा, कम होगी तो अलग होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल में जितनी शील्डिंग या डिशील्डिंग है वो तो फिक्स होगा। उसमें कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेने वाला है, इसी पे तो ये डिपेंड कर रहा है। बेसिकली आप मशीन में ही क्या चेंज कर सकते हैं? 300, 400, 700, यानी वो क्या H0 है। तो पूरा का पूरा ये एक तरह से किसके साथ सिग्नल चेंज होता है? H0 के साथ। ये तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितनी शील्डिंग होगी या कितनी डिशील्डिंग होगी, ये तो फिक्स होगा A, ठीक। अब आपने उस मॉलिक्यूल को मशीन में डाल दिया। अब मशीन का मैग्नेटिक फील्ड आप कम करो और ज़्यादा करो, तो कम पे सिग्नल और आएगा, ज़्यादा पे सिग्नल और आएगा। भाई आपने एक स्पेक्ट्रा जो है NMR लिया, वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे लिया और एक NMR लिया 300 पे, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी तो अलग आएगी ना। ऐसे रिजल्ट हमें फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि हमारे पास स्पेक्ट्रा इतने हो जाएंगे तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कैसे करेंगे? एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग सिग्नल आने लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम ये चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक ही सिग्नल बने। उसके लिए एक नया तरीका हम इजाद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम जो है NMR का स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं? केमिकल शिफ्ट के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। डेल्टा वैल्यू कहते हैं इसको, डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट। किसके टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं बेटा? केमिकल शिफ्ट। ठीक। केमिकल शिफ्ट जो है वो है डेल्टा इक्वल्स टू न्यू S माइनस न्यू TMS अपॉन H0। न्यू S माइनस न्यू TMS, या TMS के बदले हम R भी कर सकते हैं। अब ये क्या है?
हम जिस भी कंपाउंड का NMR ले रहे होते हैं उस कंपाउंड में एक रेफरेंस कंपाउंड मिला देते हैं. R इज अ रेफरेंस. R इज व्हाट? रेफरेंस कंपाउंड. और मेनली ज़्यादातर यूज किया जाने वाला जो रेफरेंस होता है NMR में वो होता है TMS. TMS इज टेट्रामेथाइल सिलेन. टेट्रामेथाइल सिलेन. सिलिकॉन के चारों तरफ कौन जुड़ा होता है? CH3. दिस इज TMS, टेट्रामेथाइल सिलेन. ये रेफरेंस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. इसमें इसको यूज करने का कारण क्या है? एक तो ये वॉलेटाइल होता है, मतलब आसानी से वेपराइज हो जाता है. आपने सैंपल में मिलाया था, कुछ टाइम बाद सैंपल से उड़ जाएगा, तो आपका सैंपल प्योर का प्योर रहेगा. पहली बात. दूसरी बात, इसका सिग्नल बहुत कम कंसंट्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन है एक जैसे. हर CH3 जो है SI से जुड़ा हुआ, तो सबका इन्वायरमेंट क्या है? सेम. तो 12 प्रोटॉन के लिए सिंगल सिग्नल मिलता है, तो जिसकी वजह से इसका सिग्नल कम कंसंट्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग आता है. ठीक है. तो 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं एक ही जैसे. ठीक. पहला रीजन. दूसरा रीजन ये है ना, तीसरा रीजन ये है कि ये जो है हाईली शील्डेड होता है. ऐसा है, शील्डेड का मतलब ये है कि जिसको हमने रेफरेंस माना है उसको हम जीरो मान लेंगे. उसकी केमिकल शिफ्ट को क्या मानेंगे? जीरो. मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो जीरो ही तो मानेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो जीरो है, उसके ऊपर बढ़ता जाएगा. ठीक. उसके ऊपर क्या होता जाएगा? बढ़ता. अब क्या हो कि कोई जीरो से भी नीचे आ गया तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी. तो हमें जो रेफरेंस लेना होता है ना, ऐसा कंपाउंड लेना होता है कि जिसके प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी उससे नीचे कोई किसी की भी ना हो, सभी प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी उससे हाइयर पे हो, ताकि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी हो वो क्या हो? ज़्यादा हो. किससे? रेफरेंस से. तो रेफरेंस शुड बी हाईली शील्डेड, मतलब सबसे शील्डिंग मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी ना, तो सबसे ज़्यादा शील्डेड होना चाहिए. और सिलिकॉन अच्छा खासा शील्डिंग करता है. ठीक है. तो ये TMS हाईली शील्डेड होता है. क्वेश्चन ये भी आता है कि TMS क्यों यूज़ करते हैं रेफरेंस में. तो न्यू आर. अब आपने क्या किया? आपने अपने सैंपल में रेफरेंस मिला दिया, तो उसमें सिग्नल रेफरेंस का भी आएगा और आपके सैंपल का भी आएगा. तो सैंपल का सिग्नल माइनस रेफरेंस का सिग्नल अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. ये जो आप करते हैं इससे आपका निकल जाता है क्या? केमिकल शिफ्ट. क्या निकल जाता है? इंटू 10⁶ करना पड़ता है अगर ये हम हर्ट्स में यूज़ करते हैं. अगर हम मेगाहर्ट्स में यूज़ करते हैं तो फिर नहीं करना पड़ता है. मान लीजिए कि आपके रेफरेंस TMS का जो सिग्नल है वो 100 पे आता है. ठीक. TMS का सिग्नल क्या आता है? 100 पे. जो न्यू R है वो कितना है? 100. न्यू S है 400 हर्ट्स पे. न्यू ये हर्ट्स में आएगा. किसमें? हर्ट्स में. तो न्यू ये इतना हर्ट्स है. ठीक. और जो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 300 मेगाहर्ट्ज है. ठीक. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 300 मेगाहर्ट्ज. तो इसको भी हर्ट्ज में लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 400 माइनस 100 अपॉन 300 इंटू 10⁶ हर्ट्ज में लगाना पड़ेगा. इंटू 10⁶. ठीक है. इंटू क्या होगा? 10⁶. बात समझ रहे हो बेटा? अब ये वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू कितनी आएगी? 1. 400 माइनस 100 300 अपॉन 300 10⁶ कैंसिल 1. तो यानी कि ऐसा कोई सैंपल जिस सैंपल की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 400 है, आपके TMS की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी 100 है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो केमिकल शिफ्ट विल बी 1. और ये 1 ही आएगा हमेशा. कब? मान लो आप ये 100 वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ना, उसमें ये भी तो उतने उतने ही कम होंगे. TMS की भी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम होगी, सैंपल की भी कम होगी, क्योंकि इसके हिसाब से सब चलता है ना. तो जितना ये कम करेंगे उतने उतने ये भी कम हो जाएंगे. रेशियो तब भी 1 ही आएगा. यानी कि आप H0 बदलते रहिए, केमिकल शिफ्ट एक ही आएगा. समझ में आया? तो हम जो NMR स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं ना,
वो ऐसे प्लॉट करते हैं, इधर से इधर चलता है, ये उल्टा चलता है, इधर क्या है केमिकल शिफ्ट चलता है। यहाँ पे आपका जहाँ पे टीएमएस का सिग्नल आता है उसको हम ले लेते हैं क्या, 0। टीएमएस के सिग्नल को क्या लेते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 जो हाईली डी शील्डेड, इधर को क्या होगी डी शील्डिंग और इधर को क्या होगी शील्डिंग, इधर को डी शील्डिंग और इधर को शील्डिंग, ये याद रखिएगा। और कुछ प्रोटॉन ऐसे होते हैं जो 10 से ऊपर भी जाते हैं, कम होते हैं। ज़्यादातर प्रोटॉन आपके इसके बीच में आ जाते हैं, लगभग 1 से 6 के बीच में, ठीक है। 10 के आसपास भी कमाते हैं, 10 से ऊपर भी कमाते हैं। और कुछ प्रोटॉन्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो माइनस में जाते हैं, जैसे एनोलिन्स में, एनोलिन्स में प्रोटॉन्स कहाँ जाते हैं, माइनस। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आज अभी इतना ही करते हैं। अब एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अब आप लोग घर से पढ़ोगे कपलिंग, अभी पूछ लोगे, ठीक है। कपलिंग अब समझ जाओगे तुम। कपलिंग क्या होती है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की स्पिन को अफेक्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन खुद क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट के बगल में दूसरी मैग्नेट एक दूसरे को फर्क तो डालेगी ना। तो बगल वाले प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बगल वाले प्रोटॉन का सिग्नल क्या होता है, स्प्लिट होता है। बगल वाले प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस प्रोटॉन का सिग्नल है जो आना चाहिए था वो क्या हो जाता है, स्प्लिट, जिसको बोलते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। इसकी सिग्नल स्प्लिट हो जाता है दोनों की स्पिन के कपलिंग की वजह से, जुड़ने की वजह से। जैसे समझे, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, थोड़ा समझा देता हूँ, पढ़ना खुद बेटा, ठीक है, समझ जाओगे। अगर मैं हिंट दे देता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे बेटा, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ मैं बस। तो ये एनएमआर आप लोगों की, इसके बाद डीप वाली चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और देखो ये है, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, इसका सिग्नल आप देख रहे थे, इसके बगल में दूसरा प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको हेल्प भी कर सकता है, इसका सिग्नल मान लो बिना इसके ये आ रहा था, अब बगल में ये जो है ये इसको हेल्प भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। हेल्प करेगा तो क्या करेगा, सिग्नल को बढ़ाएगा, और अपोज करेगा तो सिग्नल को घटाएगा। तो बगल वाला जो है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, तो दोनों काम कर रहा होता है एक साथ। तो ये बगल वाले सिग्नल को किसमें बदल देता है, डबलेट में। बगल में एक प्रोटॉन होगा तो इसका सिग्नल कैसा आ जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा, डबलेट आएगा। 2 होंगे तो ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और कुछ नहीं भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा तो सिग्नल वही रहेगा, बढ़ाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, घटाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। 2 होंगे, 2 के केस में ऐसा होता है। 2 के केस में कैसा होता है बेटा, जैसे एक था, ये आपका प्रोटॉन है, इसका बगल वाला जो है वो इसके साथ में हो सकता है और इसके अपोज में हो सकता है। 2 ही तो चांस है एक के केस में। अब 2 का केस समझिए, दोनों इसका साथ दें या दोनों इसका अपोज करें, या तीसरे चांस ये है कि दोनों कुछ ना करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ही काट देंगे। दोनों साथ भी दे सकते हैं, दोनों दोनों अपोज भी कर सकते हैं। दोनों अपोज कर रहे हैं तो घटाएंगे, दोनों साथ देंगे तो बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो वही रहने देंगे, ठीक है। तो बगल में 2 होंगे, एक के बगल में कितने होंगे, 2, तो सिग्नल के चांसेस कितने होंगे, ट्रिपलेट। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, ऐसे करके आपको समझना है। समझ गए? तो इसमें बनता है इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसके लिए आप समझते हैं पास्कल ट्राइंगल। इंटेंसिटी क्या होगी इसके लिए आप समझते हैं पास्कल ट्राइंगल। बगल में कोई नहीं है तो सिंगलेट आएगा, बगल में एक है तो क्या आएगा, डबलेट। दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर। और बगल में 2 है तो क्या आता है, ट्रिपलेट। तो 1:2:1। किनारे पे 1 लेते चलना है, बीच में क्या आएगा, देखो दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 2, और साइड में फिर 1। अब कैसे, अगर सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, आगे क्या आएगा, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट कैसे होगा, 1:2, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 3, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 3, फिर 1। इंटेंसिटी सिग्नल की क्या होगी, जो किनारे का होगा उसकी इंटेंसिटी 1 होगी, बीच वाले की 2 होगी, किनारे वाला ऐसे होगा 1:2:1। सिग्नल की इंटेंसिटी मतलब सिग्नल का रेशियो क्या होगा, ये पास्कल ट्रायंगल से होगा, ठीक है। किनारे का सिग्नल 1, बीच का उसका 3 टाइम्स, फिर उसका 3 टाइम्स, फिर 1,
इस सिग्नल की इंटेंसिटी। अगला ऐसे ही बना लेंगे, 1 इन दोनों को जोड़ो कितना आया 4, इन दोनों को जोड़ो कितना आया 6, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना आया 4:1। ये कितना भी बड़ा बना सकते हो आप, पास्कल ट्रायंगल बना ले। 1:5:10:10:5:1, ये बड़ा करते जाइए। तो ये है सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट की इंटेंसिटीज का रेशियो क्या है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अब ये स्पिन कपलिंग, स्प्लिटिंग और उनकी इंटेंसिटी का रेशियो आप लोग पढ़ लेंगे।